हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने आया हूँ सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज की जो व्याख्या है, आपका जो टेस्ट होता है उसकी जो व्याख्या है वो हम लेकर आते हैं। तो आज उसी को अपन सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर नानक क्लास के ऐप पर आप विजिट कीजिए। आपको वहाँ पर आपके जो तैयारी को परखने के लिए सबसे अच्छी और सबसे दमदार टेस्ट सीरीज चल रही है प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर। और इसके जो सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो टेस्ट होगा उसकी हम व्याख्या आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। इसके अलावा अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है तो आप हमारे वीडियो कोर्स पे जाइएगा, जहाँ पर आपको सभी जो प्रकार की सुविधाएं हैं वो मिलेगी। राजस्थान का हिस्ट्री मिलेगा, जियोग्राफी, कला संस्कृति, विश्व का और भारत का भूगोल और इकोनॉमी के पार्ट मिलेंगे। और भारत की जो राज व्यवस्था है और शिक्षा, मनोविज्ञान और राजस्थान के करंट, ये सारे वीडियो कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने जो टेस्ट हुआ है उसका। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके के संदर्भ में है। पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित यानी इनमें से कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत युग्म जो है उसको पहचानना है। तो लोक देवताओं के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि लोक देवता और तीर्थ स्थल, यानी जो हमारे लोक देवता है उनके जो प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो आप सब जानते हो कि तेजा जी का जो प्रसिद्ध स्थल है वो परबतसर नागौर में है, बिल्कुल सही बात है। देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा के जो लोक देवता, प्रसिद्ध लोक देवता रहे देवनारायण जी, उनका जो है तीर्थ स्थल है वो आसीन में है। पाबू जी का कोलूमन गांव जो फलोदी में पड़ता है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब है इसका जो सही आंसर जो है अपना वो कौन सा रहेगा? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कतरियासर। कतरियासर में जसनाथ जी का तीर्थ स्थल है, जसनाथ जी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अपना, इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? नंबर 4। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि भाती खत्री के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। हमारे राजस्थान में जितने भी जो लोक देवता हैं उनमें से एक प्रसिद्ध जो लोक देवता माना जाता है जिनका नाम है अपने क्या नाम? कल्ला राठौड़ जी। कल्ला राठौड़ जी, हाँ जी, ये वही कल्ला राठौड़ जी है जिन्हें हम 4 हाथों वाले देवता या शेषनाग के अवतार के नाम से भी जानते हैं। कल्ला राठौड़ जी जो चित्तौड़ पर जब आक्रमण होता है, अकबर के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है 1300, कब किया जाता है अभी? 1367 में, सॉरी, इस आक्रमण के समय कल्ला राठौड़ के द्वारा अपनी जो वीर गति दी जाती है। तो कल्ला राठौड़ जब यहाँ चित्तौड़ में पहुंचते हैं तो कल्ला राठौड़ के पास ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था, यहाँ की रियासतें थी। और यहाँ पर ये क्या करते थे? थोड़े वेद, यानी खुद वेद भी थे और झाड़ फूस का कार्य भी करते थे, जिसके वजह से इस क्षेत्र में, यानी गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर कल्ला राठौड़ जी को भाती खत्री के नाम से जानते हैं। तो यानी गुजरात के प्रसिद्ध लोक देवता, गुजरात में ये प्रसिद्ध लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। और लोक देवता किस नाम से प्रसिद्ध है? भाती खत्री के नाम से। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो गुजरात में प्रसिद्ध है भाती खत्री के नाम से? वो हमारे कौन? कल्ला राठौड़ जी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ का नाम आते ही आपका सबसे पहला जो नाम है वो रामदेव जी का आता है। बाबा रामदेव जी, जिनका आप सब जानते हो कि जन्म है वो भादवा शुक्ला द्वितीय को हुआ। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ला द्वितीय। ठीक है, भाद्रपद की शुक्ला द्वितीय को होता है। अब रामदेव जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ये अपना वो कहां पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा रामदेवरा में। और रामदेवरा में रामदेव जी का जब मेला भरता है तो वहां पर कामड़िया पंथ के द्वारा, कौन से पंथ के द्वारा? कामड़िया पंथ के द्वारा क्या किया जाता है? नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जिसको कामड़िया पंथ के द्वारा रामदेव जी की भजन यानी लोकगीत को गाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कामड़िया पंथ है, इन कामड़िया पंथों का जो संबंध है वो किस लोक देवता से रहेगा? रामदेव जी से रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी से संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान में अपनी जो नदी है वो है बनास। आप सब जानते हो राजसमंद का जो खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है? खमनोर से। और
राजसमंद से होता है, ये सही है। बाणगंगा बैराट पहाड़ी से, बैराट की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, बैराट जो है ये बैराट सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध है? बैराट सभ्यता राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता मानी जाती है अपने। और सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं आपको समझा देता हूं, बैराट का जो फैक्ट आप बी के माध्यम से याद करना। किस नाम से याद करोगे? बी के नाम से। बी से बैराट, बी से बैराट पहाड़ी स्थल है और बैराट पहाड़ी। बी से किस नदी के किनारे है? बाण गंगा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बौद्ध स्थल के अवशेष अगर मिले हैं तो बैराट में मिले हैं, तो यहां पर किसके स्थल मिले हैं? बौद्ध स्थल। इनके अवशेष सबसे ज्यादा अगर मिले हैं तो वो कहां से मिले? बैराट से मिले। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक अभिलेख की खोज हुई है, यानी खोजा गया जिसका नाम था भाम्बरू अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भाम्बरू अभिलेख। और ये अभिलेख भी बी के नाम से। और ये भाम्बरू अभिलेख इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभिलेख की खोज भी करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल बर्टन। तो ये भी बी से रिलेटेड है। ये कौन है? बर्टन साहब। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी कौन है? बर्टन। और सबसे बड़ी बात, इस अभिलेख में, भाम्बरू अभिलेख में ये कहा गया है कि अशोक मौर्य जो हमारे सबसे बड़े सम्राट रहे हैं, अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, और बौद्ध धर्म अशोक मौर्य के द्वारा स्वीकार किया था, उसकी जो जानकारी है वो भी किस अभिलेख से मिलती है? भाम्बरू अभिलेख। ये सारे स्थल जो जुड़े हुए हैं वो बैराट से जुड़े हैं। और ये बैराट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? जयपुर में। कांकड़ी नदी, देखो दो नदियां हैं, एक है कांकड़ी और एक है कांतली। कितनी नदियां? दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो है कांकड़ी नदी और एक है कांतली नदी। नाम एक जैसे हैं पर दोनों के विस्तार, अपवाह विस्तार जो है वो अलग अलग है। कांकड़ी नदी को मसूरदी नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसूरदी नदी। ये अपने को जैसलमेर में मिलेगी भाई। ये कहाँ मिलेगी? जैसलमेर में। और कांतली नदी है, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, और खंडेला की पहाड़ी है ये आपको कहाँ मिलेगी? सीकर में। तो यहां पूछा है कांकनी, ये भी सही है। तो कांतली है ये सीकर की खंडेला पहाड़ी, जयपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर आप मुझे बता सकते हो कौन सा रहेगा? नंबर 4। ठीक है भाई। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है? देखो नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर किले, मैं आपके सामने 2-3 नाम लूंगा। सबसे पहला बात करूंगा नंबर 1 गागरोन। कौन सा किला? गागरोन किला। गागरोन किला है AK-47, ऐसे याद करना, आहू काली सिंह, आहू काली सिंह। और चित्तौड़ का किला जो मेसा पठार पे बना हुआ है, चित्तौड़ किला। चित्तौड़ जो किला है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि चित्तौड़ का जो किला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब हो गया यहाँ किले के अंदर लोग रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का। तो लिविंग फोर्ट है, अंदर रहते हैं लोग, मतलब ये किला अपने आप में व्यस्त है। व्यस्त को आप बिजी बोल सकते हो। तो चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें तो दो नदियों के संगम पर है, कौन सा? बेड़च और गंभीरी। तो ये आपसे पूछे तो कौन सा किला रहेगा बताओ भाई? ये चित्तौड़गढ़ का किला। बटनेर दुर्ग है वो किसी संगम पर नहीं है, बल्कि नदी जरूर याद रखनी है जिसका नाम है घग्गर। क्या नाम है? घग्गर। कुंभलगढ़ किला है, ये कुंभल पहाड़ी पे है, तो ये कोई नदी के किनारे नहीं है। शेरगढ़ का जो किला है ये 12 में है, परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? परवन नदी के किनारे। ठीक है, परवन, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परवन नदी। आगे मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार ये जो इसका सही आंसर रहेगा नंबर 4 रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम सब जानते हो कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी से। बैराट की पहाड़ी से बात करें तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का। करौली की पहाड़ी और नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी जो है, सॉरी नाग पहाड़ी जो अजमेर में है, और नाग पहाड़ी से जो नदी का उद्गम होता है वो नदी अपनी कौन सी है भाई? लूणी नदी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? खमनोर की पहाड़ी। 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है?
तो आप सब जानते हो राजस्थान में एक नदी आती है एमपी से निकलकर, जैसे ये राजस्थान का दक्षिणी एरिया है और एमपी से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है माही। क्या नाम है भाई? माही। और इस प्रकार यूं जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और ये जो माही नदी राजस्थान में आती है, इस माही नदी के द्वारा प्रतापगढ़ और इधर अपना बांसवाड़ा, इनके मध्य जो 56 गांव का समूह है, 56 गांव का समूह है, इस समूह में जो मैदान का निर्माण करती है उससे बोलते हैं 56 का मैदान। तो कौन सी नदी से रिलेटेड है अभी? माही। एक आपको और ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं 56 की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियां। और ये 56 की पहाड़ियां आपको कहाँ मिलेगी? इसका विस्तार मिलेगा बाड़मेर में। कहाँ मिलेगा भी? बाड़मेर में। तो 56 की पहाड़ियां, बाड़मेर जो नया जिला बना है, बालोतरा और बाड़मेर के मध्य विस्तार है। और 56 का मैदान जो है ये आपको कहाँ मिलेगा भाई? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। कौन सी नदी किनारे? माही नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र, 3 अपवाह तंत्र है राजस्थान में। एक है आंतरिक, एक है बंगाल की खाड़ी और एक है अरब सागर। ठीक है। राजस्थान के अंदर अरावली है, अरावली से निकलकर जो नदियां अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है तो अरब सागर अपवाह तंत्र। इधर जो अपना जल गिराएगी आगे यमुना गंगा में मिलकर अपना जो जल गिराएगी उसमें बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी। और वो नदियां जिनका उद्गम राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है उन्हें अपन क्या बोलेंगे? आंतरिक नदियां। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का माना जाता है। अब बात करें आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है, तो एक तो आती है अपनी कौन सी नदी? गग्गर। गग्गर है, इसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी मानते हैं। दूसरा है कांतली। कांतली को राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी मानते हैं। तीसरा है कांकणी। कांकणी है वो जैसलमेर में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। उसके बाद में नंबर 4 बाणगंगा, ये भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, यानी इसको भी आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल किया जाता है। तो इसके बाद में अगली जो नदी है वो कौन सी है? इसमें गग्गर भी आ गई। साबी, साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। तो कौन सी नहीं है? खारी। खारी जो नदी है ये लूणी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी की। और लूणी में आकर ये अपना जल गिराती है। बरसाती नदी है और लूणी में आकर जल गिराती है। और लूणी नदी अपना जल किस में गिराती है? अरब सागर में। तो ये जो है इसका सही आंसर आपका माना जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? भाई साहब, रुंडित सरिता नदी बोली जाती है कौन सी नदी? इसका नाम है बाण गंगा। इसे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं भाई। कहते हैं अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी का उद्गम किया, तो अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी इसलिए कहते हैं कि ऐसी नदी, ध्यान से सुनना भी, ऐसी नदी जो संगम स्थल से पहले ही, यानी संगम स्थल से पहले ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है, उससे आप क्या बोल दोगे? रुंडित नदी बोल दोगे। और संगम स्थल इसका बाणगंगा का जो है ये पहले यमुना के पास होता था, लेकिन अभी ये पहले ही क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली के पास का जो क्षेत्र है, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र के मैदान में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी का नाम दिया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना कौन सा? बाण गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन का निर्माण करती है? तोरावटी बेसिन, देखिएगा बात करें तो कौन सी नदी? कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ी, सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, आप सब जानते हो। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इस प्रकार जाकर अपने चूरू के सीमा क्षेत्र पर विलुप्त हो जाती है। अब ये जो नदी है इसके द्वारा
जो आसपास में क्षेत्र में जो मैदानों का निर्माण किया गया है, इस मैदान को तोरावटी मैदान कहा जाता है। तो कौन सी नदी रहेगी बताओ भाई? कांतली नदी इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सुमेलित नहीं? सुमेलित बताना है सहायक नदियों के माध्यम से। ठीक है, अब देखिएगा, चंबल नदी आप सब जानते हो, ये चंबल नदी है। ये कौन सी नदी है? चंबल। और बनास नदी आकर इसमें जल गिराती है, तो ये इसकी सहायक होगी। बनास की बेड़ज, बिल्कुल सही बात, गोगुंदा से निकलती है, आयड और बेड़ज के नाम से बनास में मिल जाती है, तो सहायक सही है। लूणी की नदी, ये लूणी नदी है, लूणी की एक सहायक नदी जिसका नाम है सूकड़ी, ये भी इसका सही रहेगा। माही, माही नदी की सहायक नदी कोठारी नहीं है। ठीक है, कोठारी जो है ये क्या है? माही की सहायक नदी नहीं मानी जाती, तो इसका सही आंसर अपना कौन सा रहेगा? माही नदी। अब बात करते हैं आगे, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? नंबर 1 लूणी, नंबर 2 साबरमती, नंबर 3 पश्चिमी बनास। कौन सी? पश्चिमी बनास। नंबर हाँ ये देखना लूणी। तो कौन सी नदी सागर में, अरब सागर में गिरती है? चंबल नदी किस में जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। किस में जाएगी? बंगाल खाड़ी में। बनास नदी ये भी बंगाल खाड़ी। माही नदी ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में, खंबात खाड़ी अरब सागर में, लेकिन अरब सागर से पहले खंबात की खाड़ी में गिरती है। गंभीरी नदी ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये किस में जाके गिरती है? बनास में। तो अब मुझे बताओ इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? माही नदी। ठीक है, वाक्कल मेथा हतमती बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, उदयपुर में पादरला पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पादरला पहाड़ी। और इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। साबरमती नदी वही नदी है जिसके किनारे साबरमती आश्रम बना हुआ है। गांधीनगर राजधानी स्थित है, अहमदाबाद शहर स्थित है, राजस्थान की नदी है। और इसकी सहायक नदी है वाक्कल मेथा और हतमती। तो कौन सा सही आंसर रहेगा? साबरमती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंधित है? नहीं है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। डाई है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं, आंतरिक अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है। तो देखो साबी नदी सेवर से निकलती है, ये भी आंतरिक अपवा तंत्र है। कांकणी जो है जैसलमेर की, ये भी अपवा तंत्र है। रूपा रेल है, ये भी अपवा तंत्र की है। ठीक है, अलवर के पास में बहेगी। डाई नदी चंबल है, बनास है, और यहां आकर इसमें मिलती है डाई। ठीक है, टोंक से निकलकर। तो ये इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु? चंबल। कौन सी नदी? चंबल। चंबल नदी को कामधेनु भी बोलते हैं। कामधेनु, चर्मणवती। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये कई इसके नाम है। लूणी है, ये पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। बनास है, ये वर्णासा बोलते हैं इसको, वर्णासा यानी वन की आशा। माही है, माही है जो कि कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। ये अपने अपने इनकी मुख्य मुख्य विशेषता है। तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु, तो वो कौन सा रहेगा? चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ? तो सबसे पहले चंबल, चंबल का नहीं हुआ भाई, चंबल का एमपी से होता है। कहां से होता है? एमपी से। ठीक है, एमपी से उद्गम होता है। एमपी में कौन सी पहाड़ी से होता है? कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पश्चिमी बनास राजस्थान से उद्गम होता है भाई, राजस्थान से नहीं हुआ, ये बताना। इसका नहीं हुआ, पश्चिमी बनास का राजस्थान में होता है। माही ये भी अपने एमपी से होता है, और बताना कौन सी झील से होता है। और इसका नहीं होता साबरमती, साबरमती का राजस्थान से होता है। तो इसका मतलब पश्चिमी बनास और साबरमती का राजस्थान से उद्गम होता है। ये क्या पूछा इसने? राजस्थान से नहीं होता है पूछा। तो नहीं होता है तो कौन कौन सा? ए और ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 3। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक अपवाह के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र के लिए? विंध्य क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र। मध्य अरावली का गिरिपथ नहीं, विंध्य क्षेत्र भी नहीं, हड़ौती क्षेत्र भी नहीं, शेखावटी क्षेत्र, क्योंकि शेखावटी में कांतली नदी के द्वारा तौरावटी प्रदेश और इस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ है शेखावटी क्षेत्र। लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण बताओ। देखो, लूणी नदी आती है, लूणी की सहायक नदी आती है, सुकड़ी, बांकली, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, जवाई बांध बना है। तो लूणी में अधिकांश जो नदियां पाली जिले से होकर आती है। कौन सी जिले से होकर आती है? पाली। और पाली जिले में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको जो उद्योग मिलेंगे वो रंगाई और छपाई के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? रंगाई और छपाई। पाली के जैतारण में, पाली में यहाँ पर रंग बनाने वाले, छपाई करने वाले कारखाने बहुत है, जिनका जो पानी है वो क्या आता है? लूणी नदी में आके गिरता है सहायक नदियों के माध्यम से। तो रंगाई और छपाई के कारण ये सबसे ज्यादा क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। अधिक अवनालिका अपर्दन। राजस्थान में एक ही नदी है जो सबसे ज्यादा जल के, देखो अपर्दन, सबसे पहले समझो आप अपर्दन। अपर्दन की बात आए तो इसका मतलब है मिट्टी का कटाव। इसका मतलब है मिट्टी का कटाव। और मिट्टी का कटाव दो तरीके से होता है, एक होता है हवा के माध्यम से यानी वायु के माध्यम से, एक तो वायु के माध्यम से होता है और एक होता है जल के माध्यम से। अब जल के माध्यम से दो तरीके से होता है, एक तो वर्षा के जल से और एक होता है नदी के जल से। वर्षा के जल से जो होता है उसको चादरी अपर्दन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चादरी अपर्दन। और नदी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव किया जाता है उसको अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। और ये जो अवनालिका अपर्दन है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा। जहां पर आप बीहड़ क्षेत्र है, उत्कात भूमि क्षेत्र देखोगे, कौन कौन से क्षेत्र देखोगे? बीहड़ और उत्कात। अब इसने पूछा भी राजस्थान में अवनालिका अपर्दन किस जिले में? तो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र देख लो, भीलवाड़ा में नहीं है, ऐसे काट दो, बांसवाड़ा में नहीं है, दौसा में नहीं है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन कट गए? 3 कट गए। चौथा कौन सा बचा? 2। धौलपुर में होता है, करौली में होता है, सवाई माधोपुर में होता है, कोटा में होता है। क्योंकि चंबल नदी है कोटा में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, कोटा के बाद में कहाँ जाएगी? ये बूंदी, बूंदी का टच करेगा, उसके बाद में करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इसका मतलब कौन सा आंसर रहेगा अपना? नंबर 2। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? देखो राजस्थान में स्थित है। क्या पूछे सर? चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? 4 बांध बने अभी राजस्थान इस चंबल नदी पर। एक तो गांधी सागर बना है, और गांधी सागर जो बना है ये बना है एमपी में। गांधी सागर कहाँ बना है? एमपी में बना है। उसके बाद राजस्थान में 3 बने, एक तो राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। तो राजस्थान में कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप ये नहीं है। तो सही आंसर होगा ACD। कौन सा है अभी? ACD ये वाला है, इससे हो जाएगा। नाली नुमा अपर्दन सबसे ज्यादा नाली नुमा अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी जैसे नदी जा रही है, नदी जा रही है, देखो नदी जा रही है और नदी से पानी ओवरलोड हो जाता है, मतलब बाहर निकलता है, तो ऐसे 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 कटाव हो जाता है, जिनको नाली नुमा अपर्दन कहते हैं। और ये नाली नुमा अपर्दन कौन करता है? चंबल। कौन करती है? चंबल। और ये सबसे ज्यादा मिलेंगे अपने को कोटा में। तो सही आंसर अपना क्या रहेगा? कोटा। हाँ भी, टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से परख सकते हो। तो आप नाना क्लासेज के ऐप पे जाइए और ये टेस्ट सीरीज को जरूर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाइए। आपके दिमाग में आएगा सर तो ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने जो तैयारी को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, मतलब आपने हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आपके टॉपिक पर पकड़ तब तक नहीं बनेगी जब तक आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है टेस्ट नहीं दोगे। तो टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी हमारे यहाँ ऐप पे मिलेगी। और अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, तो उसके लिए भी हमने अच्छे एक टेस्ट सीरीज है वो आपको अवेलेबल करवाई है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। बात करें, आप जब टेस्ट दे रहे हो, आपके क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अधूरी है, तो आपके लिए हमने सुविधा दी है वीडियो कोर्स की।
अच्छे से अच्छे टीचरों के माध्यम से वीडियो कोर्स जो आपको मिलेगा और आपके हर एक डाउट को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी सुविधाएं कहाँ मिलेगी आपको, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको नानक क्लासेस के ऐप पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको इनको विजिट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जरूर करें। बात करते हैं अगला, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है। किनारा, ठीक है, जिंदगी एक किनारा है और इंसान किनारे पे बैठ के ही अच्छे अच्छे डिसीजन लेता है। तो माही नदी का किनारा भी देख लो काम पर है भाई, और इसका किनारे को क्या बोलेंगे, तो राजस्थान में माही नदी यूं निकलेगी, ऐसे जाएगी और थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई, नीचे कर देते हैं इसको, ये देखो ऐसे बना देते हैं। तो देखिएगा भाई, ये हो गया अपना राजस्थान, ये हो गई अपनी माही नदी, ऐसे निकलेगी। अब माही नदी का जो प्रतापगढ़ में जो पाट क्षेत्र है, अपना जो प्रतापगढ़ जिला है, वहां पर इसको क्या बोलते हैं, कांठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांठल, ठीक है। थली, थली जो क्षेत्र है ये तो गग्गर नदी का जो भाग है, स्थलीय भाग, उसको बोलते हैं। कांठल है ये माही नदी का जो किनारा है, स्थलीय भाग है, इसको प्रतापगढ़ में बोलते हैं। देवल, ये प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। छप्पन, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो 56 गांवों का समूह है और वहां जो मैदान बनते हैं उन मैदानों को क्या बोलेंगे, 56 का मैदान। तो माही नदी का किनारा क्या कहलाएगा, कांठल, ठीक है। बात करते हैं आगे, युग्मे में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसका मतलब ये सहायक नदी और मुख्य नदी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो भी, चंबल में बनास आके नदी गिराएगी अपना जल, तो बिल्कुल सही है। बनास में बेड़च नदी जल गिराएगी, बिल्कुल सही है। माही तो इधर रहेगी, साबरमती इधर चली जाएगी, तो मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, माही और साबरमती। लूणी में सुकड़ी नदी आके जल गिराती है, ठीक है। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अगला भी, धुआंधार जल प्रपात किस नदी से संबंधित है। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये है भारत। दो पर्वत श्रृंखलाएं, ये प्रायद्वीपीय पठार आ गया अभी, प्रायद्वीपीय पठार के पास में ऐसे दो श्रृंखलाएं, एक तो है सतपुड़ा और एक है विंध्याचल। सतपुड़ा में ऐसे यहाँ पर पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा, ऐसे आके चल गिराते। तो नर्मदा नदी पर जबलपुर में, कौन सी जगह पर, जबलपुर में, जबलपुर में एक जलप्रपात गिरता है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है सर, जलप्रपात का मतलब होता है झरना। ऊंचाई जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ियों से ऐसे आकर जो जल नीचे गिरता है, जो रेन फ्लो बनता है, इसको आप क्या बोल दोगे, झरना बोल दोगे। बाहुबली मूवी देखी होगी, बड़े बड़े झरने दिखाए गए, वैसे झरना। जब वो झरना गिरता है तो चारों तरफ छोटी छोटी बूंदे ऊपर उड़ती है, धुआं उड़ता है, इस वजह से को क्या बोल देते हैं, धुआंधार जल प्रपात। तो धुआंधार जल प्रपात आपको मिलेगा कौन सी नदी पर, नर्मदा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे, पेन, गंगा, पूर्णो, वृद्धा, मंजरा किसकी सहायक नदी है। देखो भी, थोड़ा सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। ये है भारत। भारत के यहाँ पर एक महाराष्ट्र, ये से महाराष्ट्र है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, त्रियंबक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, त्रियंबक पहाड़ी। ध्यान देखना, कौन सी पहाड़ी है भी, त्रियंबक पहाड़ी। थोड़ा सही लिख देता मैं, त्रियंबक पहाड़ी। और इस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोदावरी, यूं करके ऐसे बहती है, ठीक है। 1400 लगभग 1459-60 के आसपास इसकी लंबाई है, 1400 प्लस है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है तो सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है, इसलिए बूढ़ी नदी बोलते हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पेन, गंगा, पूर्णा, वृद्धा, मंजा। पूर्णो नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णो नदी वही पूर्णा नदी है जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पड़ते हैं। यहाँ पर उत्तर भाग में है मांडा, देमाबाद, आलमगीर और सुतका, गेंडोर।
ये जो आप पढ़ते हो ना, जो दक्षिणी क्षेत्र है देमाबाद, ये पूर्णा नदी के किनारे है। और ये किसकी सहायक है? ये सहायक है गोदावरी की। तो सही आंसर जो रहेगा अपना कौन सा रहेगा? गोदावरी। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो आ जाओ भाई, सिंधु नदी ये इस प्रकार बना दो भारत। तो ध्यान से सुनना, मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बोखरेचु। यहां से नदी निकलती है दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर। ये पर्वत श्रृंखला है लद्दाख जास्कर, और इनके मध्य से होकर नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। यूं करके इसे पाकिस्तान में बहती है, फिर जाके अपना अरब सागर में कराची के पास जल गिरा देती है। यहां जो है तिब्बत में, क्योंकि ये क्षेत्र तिब्बत का है, तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं सिंगी खंबान। क्या बोलते हैं? सिंगी खंबान। तो ये नाम किसका मिलेगा? सिंधु का। ठीक है भी। कुर्रम इसकी सहायक नदी है, ये सहयोग कुर्रम। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहर। देखो, सिंधु के बाद में आती है झेलम। पहले सबसे पहले नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु, सिंधु के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में झेलम, झेलम के बाद में रावी, रावी के बाद में व्यास, व्यास के बाद में सतलज। ये नदियां हैं, क्रम है। झेलम, चिनाब नदी पर दो जो है परियोजना बनाई गई है चिनाब नदी पर। एक का नाम है उरी। क्या नाम है? उरी। और एक का नाम है तुलबुल। क्या नाम है? तुलबुल। क्या नाम है? तुलबुल। उरी और तुलबुल है, ये आपको मिलेगी चिनाब पर। और झेलम नदी, झेलम नदी पर तीन जो है परियोजना बनाई गई है, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहर। कौन सी है? बगलीहर। तो ये कौन सी नदी से संबंधित होगी भाई? झेलम से। ठीक है। तो चिनाब पे कौन कौन सी है? उरी और तुलबुल। कौन सी है? उरी और तुलबुल। व्यास पर कौन सी है? व्यास पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बिराज, पोंग बांध, हरिके बिराज, ये आपको मिलेंगे व्यास पर। सतलज पर बाखड़ा, कौन सी? बाखड़ा, नांगल और नाथपा झाकरी, ये मिलेगी आपको सतलज नदी पर। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर रहेगा अपना कौन सा? झेलम। एक सेकंड, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। एक सेकंड, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर रहेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करो भाई। ये जो है ऐसे होगा, चिनाब की है ये, क्योंकि पहले जो नदी का क्रम रहेगा वो चिनाब रहेगा। तभी सोच रहा हूं, उल्टा पुल्टा हो रखा है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये रहेगा क्रम। ठीक है। तो झेलम पर है उरी, और अपनी कौन सी है? उरी के बाद में तुलबुल। और चिनाब पे है सलाल, सलाल के बाद में दुलहस्ती और बगलीहर। ठीक है। ये आपको इसका सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? चिनाब रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाथपा जाकरी, अभी मैंने बताया था, नाथपा जाकरी ये आपको मिलेगी कौन सी? सतलज नदी पर। ठीक है। झेलम, उरी, तुलबुल। ठीक है। तो ध्यान रखना। अमरकंटक के पठार से किस नदी का उद्गम होता है? इसमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से होती है? देखो, ये गंगा नदी है, गंगोत्री शहर से निकलती है। गंगा की सहायक नदी है यमुना। ठीक है। और ध्यान देना, यहां पर जो एक नदी है गंगा में आके जल गिराती है जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। सोन नदी है वो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। पहाड़ी के पास में जो पठार क्षेत्र अमरकंटक पहाड़ से नाम से जानते हैं, जिसका सही आंसर रहेगा अपना कौन सा? सोन नदी।
शिवनाथ, औंग, जोंक, ईब किस नदी की सहायक नदियां हैं? शिवनाथ, औंग, जोंक, ईब किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा भाई? देखिएगा, सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? ईब कौन कौन सी है नदियां? देखिएगा कौन सा है? शिवनाथ, औंग, जोंक, ईब किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से? सिहावा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। और महानदी जो है, इस महानदी की ये कौन सी है? सहायक नदियां हैं। और ये जो सहायक नदियां जो है, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड। क्या नाम है भाई? हीराकुंड। और हीराकुंड जो बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। और ये सारी नदियां जो है वो किसकी सहायक नदी है? महानदी। तो सही आंसर अपना कौन सा रहेगा? महानदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? गोदावरी। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसका जो सही ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी अपने को एक तरफ तो क्या दी गई है? नदी, और एक तरफ है नदियों की लंबाई। तो ध्यान देना, गोदावरी की लंबाई है वो कितनी है? 1465। बिल्कुल सही बात है। नर्मदा, इसकी लंबाई जो है ये अपने यहाँ पर क्या है? गलत है, 1401 नहीं है। 1401 जो लंबाई है ये है कृष्णा नदी की। कौन सी नदी की है? कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 1401। और नर्मदा की लंबाई है ये कितनी है? 1312 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसका सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2। कावेरी के 800 और महानदी कितनी है? 851। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से सुनना, राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता से की शर्त, यानी कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। यानी ध्यान से सुनना, विधानसभा में जब कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है उसमें कौन सी शर्तें हैं, उसमें से कौन सी शर्त इसमें से लागू नहीं होती है? तो पहली शर्त लगभग इसमें ऑप्शन में डाल रखा है, वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है। यानी कटौती प्रस्ताव में हमेशा जो भी विषय रखा जाएगा वो राज्य सरकार से संबंधित है, वो विषय रखा जाएगा। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। बिल्कुल सही बात है। आपको जिसमें कटौती करवानी है उस कटौती के लिए आप जो मांग जो रखोगे उसी से संबंधित होगा। तो ये भी सही है। उसमें विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि विशेष अधिकार का विषय जो है कटौती प्रस्ताव में नहीं उठाया जाता। इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? नंबर 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो कौन सा है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्न में से कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन ढूंढना अपने को? सही कथन। सबसे कम मतदान हुआ, ये कथन गलत है, 62% यानी 62.50%। दूसरा, सबसे ज्यादा मतदान जयपुर जिले का रहा, ये भी गलत है। सबसे कम मतदान प्रतिशत जैसलमेर जिले का, ये भी गलत है। संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चौथा आंसर आपका क्या रहेगा? नंबर इसका सही रहेगा। दलितों और उपेक्षित समूह से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने एक जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 में पारित किया था। यह विधेयक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कब जो है पारित किया गया, तो यह विधेयक ध्यान रखना अगस्त 1947 में पारित किया गया था। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, ध्यान से सुनना, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो प्रोटेम स्पीकर है
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को आप अस्थायी अध्यक्ष भी बोल सकते हो, अस्थायी अध्यक्ष, या आप इसको तत्कालीन अध्यक्ष भी बोल सकते हो, तत्कालीन अध्यक्ष। और प्रोटेम स्पीकर का चयन सिर्फ इसलिए होता है कि वो क्या कर सके, जो नए विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उन्हें वो क्या करे, शपथ दिलाए। इसलिए क्या होता है कि राज्यपाल जो विधानसभा में वरिष्ठ सदस्य होता है उसको क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनता है और उसे शपथ दिलाता है। और शपथ दिलाने के बाद में उसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का, वो यही होता है कि वो क्या करे, बाकी सदस्यों को शपथ दिलाए। अब प्रश्न ये पूछा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन नियुक्ति करता है, सिंपल सी बात है, राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, आर्टिकल है 168, और इसमें कहा गया है कि राज्यों में एक राज्य क्या होगा, विधान मंडल होगा। सुनते जाना एक बार। और राज्य विधान मंडल दो प्रकार के रहेंगे, एक तो होगा अपना कौन सा, एक सदनीय, एक तो अपना कौन सा रहेगा, एक सदनीय, और एक अपना रहेगा कौन सा, द्विसदनीय। द्विसदनीय, एक सदनीय विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल, इनको मिलाकर एक सदनीय विधानमंडल बनेगा। और द्विसदनीय विधानमंडल में बात करूं तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इनको मिलाकर द्विसदनीय विधानमंडल बनेगा। आर्टिकल जो 69 है, 169, अब ध्यान से सुनना, इसमें है राज्य विधान मंडल का प्रावधान। किसका, अभी राज्य विधान मंडल का प्रावधान। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राज्य विधान मंडल का प्रावधान। उसके बाद में अनुच्छेद 169, इसके अंदर विधान परिषद, विधान परिषद के निर्माण और समापन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा, विधानसभा की जो संरचना है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद, तो विधान परिषद की जो संरचना है इसके बारे में यहां पर उल्लेख मिलेगा। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा आंसर रहेगा बेटा, अनुच्छेद 169, यानी दूसरा आंसर हमारा सही रहेगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है बिल्कुल ही सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि विधानसभा की 200 सीटें, कितनी सीटें बेटा, विधानसभा में 200 सीट है, और 200 सीटों में से हमारे यहाँ पर क्या है, 3 प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया, सामान्य, एससी और एसटी में बांटा गया सीटों को। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इन सीटों में क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। अब पहला प्रश्न तो ये पूछेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 334 जो है वो रिजर्वेशन देने की बात करता है। कौन सा आर्टिकल रिजर्वेशन देने की बात करता है, 334। एससी को राजस्थान में जो विधानसभा की सीटों में जो रिजर्वेशन मिला है वो मिला है कितना, 34 सीटों पर। कितनी, 34 सीट। 34 सीट है वो अनुसूचित जाति की रहेगी। और उसके बाद में मैं बात करूं 25 सीटें हैं वो किसकी रहेगी, अनुसूचित जनजाति की। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है कि 32 सीट अनुसूचित जाति, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, ये सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें, ये सही है। एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है हमारे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सी विधानसभा
भंग होने के कारण राजस्थान में मध्यवर्ती चुनाव हुए। मध्यवर्ती चुनाव देखो, एक होता है मध्यवर्ती चुनाव, मध्य अवधि चुनाव, सॉरी, एक होता है पुनर् उपचुनाव, और एक होते हैं चुनाव। ठीक है, जब 5 वर्ष का, यानी जब विधानसभा का भंग या विघटन हो जाता है, जब यहां पर विधानसभा को भंग या विघटित कर दिया जाता है, तो उसके बाद में जो करवाया जाता है वो क्या होता है? चुनाव। क्या करवाया जाता है? नई विधानसभा का चुनाव। अगर मान के चलो किसी एक सीट पर किसी कारण से पद रिक्त हो चुका है, तो यहां पर शेष अवधि के लिए, विधानसभा में शेष अवधि के लिए जो चुनाव करवाया जाएगा वो होगा कौन सा? उपचुनाव। आ रही बात समझ में? और अब आपको मैंने बताया कि विधानसभा जो होती है, बेटा विधानसभा जो होती है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष से पहले विधानसभा को भंग या विघटित कर दिया, यानी इसको भंग कर दिया या इसका विघटन हो गया, तब चुनाव करवाए जाएंगे, तो वो चुनाव क्या कहलाएंगे? मध्य अवधि चुनाव कहलाएंगे। तो राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि चुनाव कब होते हैं? तो ध्यान रखना, छठी विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में? छठी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं 1977 में, वो राजस्थान में मध्य अवधि चुनाव होता है। पहली बार 200 सीटों पर चुनाव करवाया गया था, छठी विधानसभा भंग हो चुकी थी समय से पहले, और फिर उसका क्या करवाया गया? मध्य अवधि चुनाव करवाया गया। तो ये इसका आंसर रहेगा, छठी विधानसभा। राजस्थान विधानसभा में यदि, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और आगे भी आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने से संबंधित, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अभाव प्रकट करने से संबंधित प्रस्ताव की सूचना है, और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्वावर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? सुनिए ध्यान से। पहला जो बोलना, देखो आप लोगों ने यह नाम सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, अविश्वास प्रस्ताव, और आपने ये भी नाम सुना होगा, विश्वास प्रस्ताव। बात क्लियर है? अब आपको ये ध्यान देना है कि राजस्थान की विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव, विश्वास का अभाव का मतलब हो गया कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो और विश्वास प्रस्ताव लाना हो, कहने का मतलब है एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है और एक तरफ विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है। विपक्ष आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है, और वो आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, और आपकी सरकार और आप कहते हो कि हमारे पास बहुमत है, हम विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो राज्यपाल पर यह डिसीजन है कि राज्यपाल पहले प्राथमिकता किसको देगा, अविश्वास प्रस्ताव को देगा कि विश्वास प्रस्ताव को। तो ध्यान देना है, राज्यपाल सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसको प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में आप क्या लेके आओगे? विश्वास प्रस्ताव लेके आओगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो यहां पर जो है इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बात करते हैं आगे। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतःक्षतर अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? देखो, प्रश्न काल जो होता है ना, प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है प्रश्न अल्प अवधि का प्रश्न। अल्प अवधि का प्रश्न। और इसी प्रश्न काल के समय
जो समय निर्धारित किया जाता है उसके अंत में एक जो है प्रश्न काल और शुरू किया जाता है, जिसको बोलते हैं अंत शतर अवधि। क्या बोलते हैं? अंत शतर अवधि। नाम से पता चल रहा है जब अधिवेशन समाप्त होने वाला होता है उससे पहले ये आपको एक प्रश्न काल के रूप में देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे पर अंत शतर अवधि। ये विधानसभा के नियमावली में लिखा है। कहा गया है कि अंत शतर अवधि के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का तारांकित अतारांकित अल्प अवधि कोई भी हो, अंत शतर अवधि के दौरान व्यक्ति को एक प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये ध्यान देना है। तो आपको ये आंसर जो देखकर मिलेगा तो इसमें 1, 3, 5, 7 की जगह सही आंसर अपना कौन सा रहेगा? एक जो है इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। फिर एक बार हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको बोला कि ये जो आपको जो प्रश्नों की जो व्याख्या हम जो दिखा रहे हैं, हम आपको ये व्याख्या के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ये सारे हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से लिए गए टेस्ट हैं। और यही टेस्ट सीरीज हमारे आप गुरु अपने क्या नाम नाना क्लासेज के ऐप पे जाइएगा और यहाँ पर आप प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज जो है लीजिए और अपनी तैयारी को परखें। अगर आपको लगता है कि टेस्ट के अंदर हमारी जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो आप अपने टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के ऊपर जो है सारे के सारे हमने टॉपिक वाइज है ये कोर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो आप इनको परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अब वही क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधान सभा वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? तो ध्यान रखना, सवाई मानसिंह टाउन हॉल। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में अपना जो है विधानसभा है वो सत्र आयोजित होता था। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। रामनारायण चौधरी, परसाराम मदरेना, लक्ष्मण सिंह, जसवंत सिंह। तो ध्यान देना है कि हमारे जो विपक्ष के जो नेता रहे हैं सबसे पहले वो कौन रहे हैं? हमारे जसवंत सिंह। ठीक है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति, देखो अनुसूचित जनजाति की पहली महिला कौन है? सीधा पता चल रहा है, उषा मीना। चलो भी, राजस्थान इतिहास के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? आप सब जानते हो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान यानी राजपुताना पर 4 बार आक्रमण किया। सबसे पहला 1301, 1303, उसके बाद में 1308 और 1311 ये आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। पहला आक्रमण सवाई माधोपुर में रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। और जहां जहां आक्रमण किया वहां राजस्थान में साका और जौहर देखने को मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के 2 सिपाही, एक का नाम था मोहम्मद शाह, एक था कहबरू, इन दोनों को शरण दी थी रणथंबोर के तत्कालीन चौहान शासक हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है तिरिया तेल व हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत थी हमीर हट की, हमीरदेव चौहान की। और हमीरदेव चौहान ने इनको वचन दिया कि आपकी जो संरक्षण, आपके बचाव की जो जिम्मेवारी है वो मेरी है। मैंने जुबान दे दी, ये जुबान दे दी और इनको शरण दे दी। इस बात से नाराज हुआ अलाउद्दीन खिलजी और आक्रमण करने के लिए अपने एक भतीजे और एक जो इसका साथी है उसको भेजते हैं, जिनका नाम था उल्लुग खां और नुसरत खां। अब इन दोनों ने यहां पर विजय अभियान चलाया और नए किसके आगे लगाया? नुसरत। तो काटा मार दो। इस विजय अभियान में नुसरत खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
उलुग खां इसमें घायल हो जाता है। ठीक है। रणथंभौर किले में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? 32 खंभों की छतरी अपने पिता की स्मृति में, पिता की याद के लिए हमीरदेव चौहान ने क्या किया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर रहेगा हमीरदेव चौहान। किस राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? अब जालोर मैंने बोला था, जालोर में 1311 के पास पहुंचता है, तो यहां पर कान्हड़ देव शासक था और कान्हड़ देव प्रबंध लिखा गया और इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कान्हड़ देव प्रबंध। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का प्रशासक किसे नियुक्त किया? देखो, रणथंभौर जीता और रणथंभौर जीतने के बाद अपने भतीजे उलुग खां को यहां का सेना नायक नियुक्त करता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय हमीर को किन सेना नायकों के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा? तो देखियो, ध्यान से सुनना। जब अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि पहले नुसरत खां और उलुग खां को भेजा था और नुसरत खां इसमें मारा जाता है, अकेला रह जाता है उलुग खां, तो इसने बोला चाचा आपको तो आना ही पड़ेगा। यहाँ रणथंभौर की पहाड़ियां इतनी दुर्गम है कि यहाँ चढ़ाई करना मुश्किल है और ऊपर बैठे हुए लोग अपने जो तीरंदाजों के माध्यम से हमारे सैनिकों को घायल कर रहे हैं, ऊपर चढ़ाई करना हमारे लिए मुश्किल हो रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर खुद पहुंचता है, युद्ध में खुद आता है। तब यहाँ पर वार्तालाप के लिए हमीर के सेना नायकों को बुलाया जाता है और हमीर के सेना नायकों में एक तो था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। और रणमल रतिपाल को लालच दिया गया राजशाही गद्दी दिलाने का और दोनों ने अपने स्वामी से विश्वासघात किया और बाद में यहाँ पर जल जोहर जो हमें राजस्थान का एकमात्र और पहला साका जो है वो देखने को मिलता है। तो इसकी विश्वासघात करने वाले जो सेनापति थे वो कौन थे? रणमल और रतिपाल। और वीर गति को प्राप्त हो जाते भीम सिंह और धर्म सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर रानी रंगा देवी ने किया और रंगा देवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? तो ध्यान देना, हमीरदेव चौहान। मैंने बोला है राजस्थान का पहला जौहर जो है रणथंभौर दुर्ग में होता है। हमीरदेव ने किन मंगोल विद्रोहियों को अपने यहां पर शरण दे रखी थी? तो इसमें बेटा दोनों आंसर सही है, मोहम्मद शाह और कहब्रू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल बराबर महत्व नहीं देता, कथन जो है किस दुर्ग के बारे में किसने कहा? देखो बेटा, दिल्ली में शासक बनता है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी बड़ा ही रोमांचक आदमी था भी। ठीक है, तो ध्यान देना, ये सारे लोग इधर ही आक्रमण करने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको जाना था दक्षिण भारत और दक्षिण भारत का मार्ग ये है, रास्ते में पड़ रहा है राजपुताना और राजपुताना की सीमा है वो टकरा रही है रणथंभौर की दिल्ली के साथ। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को, यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले, अलाउद्दीन खिलजी के जो चचा थे जलालुद्दीन खिलजी आते हैं भी आक्रमण करने के लिए, आ जाते हैं। अब ये दुर्ग जो है बड़ा ही दुर्गम है, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है और एक मार्ग जो है नीचे स्थल भाग में निकाला गया और वहां पर एक दुर्ग और है। इस दुर्ग का नाम है जाइन दुर्ग और इस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, इस प्रकार की इनकी व्यवस्था है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को, जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया। अब ऊपर चढ़ने में ये कामयाब नहीं हो रहे, तो यहां पर इन्होंने डेरा डालकर अपने आप को रोक लिया। सर्दी थी, समय आसानी से कट गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब गर्मी आई तो गर्मी में ज्यादा तकलीफ होने लगी, तिलमिला उठा। तब जाकर इसने क्या किया, अपना जो सैन्य अभियान है यहाँ से हटवाया और वापस दिल्ली की ओर जाने की सोची। और तब ये जाते हुए बोला कि ऐसे सैकड़े दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो वो दुर्ग कौन सा था? अपना रणथंभौर। जाइन दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी मानी जाती है।
अलाउद्दीन खिलजी के 1311 में जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? जालोर का शासक था कौन? काहनरदेव चौहान। कौन था? काहनरदेव चौहान। तो सही आंसर रहेगा अपना नंबर 4। कानरदेव प्रबंधन के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को जालोर के किस राजकुमार के प्रति प्रेम के कारण अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण का एक कारण बना? वीरमदेव। वीरमदेव को देकर फिरोजा ने प्रपोज लगा दिया अभी, ठीक है। और सारे कारण वो यहीं पर अपने को देखने को मिलते हैं। चलो बात करते हैं आगे। जालोर के शासक कानरदेव चौहान का शासनकाल कौन सा था? तो ध्यान रखना, जालोर के चौहान कानरदेव का जो शासनकाल रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा? 1311 1305, ठीक है। पहला इसका जो है आंसर वो देखने को मिलेगा। जाम्बोजी। जाम्बोजी की अनुयायियों को विश्नोई कहा गया, क्यों भाई? 29 नियमों की पालना के कारण, विष्णु की संतान होने के कारण, जीव मात्र की प्रति दया रखने के कारण। नहीं, 29 नियम, ठीक है। इस वजह से जाम्बोजी के अनुयायियों को क्या बोला गया? 20 और 9 बिश्नोई। बात करते हैं आगे। जेतारण यानी पाली जो जन्मस्थली है वो किनकी रही है? किसकी रही है जन्मस्थली भाई? संत दरियाव की, संत पिंपा की, संत धन्ना की या रजब की? क्या रह सकता है इसका आंसर? कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। तो ध्यान देना, संत दरियाव। बात करेंगे आगे। डेहरा यानी अलवर में जन्म एवं समाधि स्थल जो है वो आपको किनका देखने को मिलेगा? संत धन्ना, चरणदास, लालदास, किसका जो है आपको ये जन्म स्थल देखने को मिलेगा? तो ये रहेगा किनका? संत लालदास जी का, ठीक है। बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हाँ, ठीक है। तो डेहरा जो जन्म एवं समाधि स्थल है, लालदास जी नहीं है, इसका जो आंसर रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? चरणदास, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में अकबर से भेंट करने वाले संत, ध्यान रखना, संत दादू दयाल। दादू दयाल जी है, इन्होंने अकबर से फतेहपुर सीकरी यानी आगरा, आगरा में क्या किया था? इन्होंने अकबर से भेंट की थी, ठीक है। और 1585, तो ध्यान रखना कौन सा आंसर रहेगा? दादू दयाल। बात करते हैं दुल्हे के बेस में रहते उपदेश देते हैं। ताउम्र दुल्हे के बेस में रहने वाले जो हमारे जो संत हैं, दादू दयाल के शिष्य हैं, जिनका नाम है संत रजब जी। बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में पूछा है। तो प्रधान पीठ है इनकी कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। तो सही आंसर अपना कौन सा रहेगा? नंबर 2। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा मीरा के महाराणा सांगा से संबंध, यानी मीरा जी है महाराणा सांगा के किस तरीके से जो है रिलेशन में आते हैं? तो ध्यान रखना, महाराणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था, महाराणा सांगा के बड़े पुत्र जिनका नाम क्या था? भोजराज, जिनको आप क्या बोल सकते हो? भोजराज। और भोजराज से साथ इनका विवाह हुआ था किनका? मीरा जी का। तो सही आंसर रहेगा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी, ठीक है। पहला मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान से सुनना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती साहब जो है हमारे तत्कालीन अजमेर में जो शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था भाई? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के समय अपने यहाँ पर राजस्थान में आते हैं, अजमेर में रुकते हैं, और क्वेश्चन पूछा भी किसके समकालीन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला जो क्वेश्चन रहेगा गौड़ीय संप्रदाय। तो ध्यान से सुनना भी, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो प्रधान पीठ कहाँ मिलेगी बताओ?
राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ, और गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक है वो अपने कौन से रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। बात करते हैं आगे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी, कौन? हरिदास जी को क्या माना गया है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माना गया है। तो सही आंसर रहेगा अपना कौन सा? हरिदास जी। ध्यान से सुनना भी। नगला, नगला गांव जो है भरतपुर में है, और ये ध्यान रखना लालदास जी, जो लालदास जी हमारे लालदास जी संप्रदाय जो है इनसे संबंधित है। तो सही आंसर है वो अपना कौन सा हो जाएगा? नंबर 3। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईदास जी, ये तीनों जो संत है इनका जो संबंध है वो रहेगा किनसे? जसनाथ जी संप्रदाय। और कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर में इस संप्रदाय की आपको क्या मिलेगी? प्रधान पीठ मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक रणघोष जो है वो भी काफी फेमस है भी, और वो कौन सा है? फायरे। और अग्नि नृत्य करते समय ये रणघोष जो है कंप्लीट जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। सॉरी, फतेह 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 फतेह, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारकिन की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो आपको मिलेगी कौन सी? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और उसके बाद अगर सबसे बड़ी आपको जो मस्जिद है वो देखने को मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? नागौर में। तो ध्यान देना, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारकिन की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई। और इनकी जो प्रधान पीठ है यानी इनकी जो मस्जिद है वो आपको कहाँ मिलेगी? नागौर में, इसलिए इनको नागौरी बोला जाता है। ठीक है भी, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। और बात करते हैं राजस्थान जीके के संदर्भ में। 50 हमारे जिले, 50 टेस्ट और 50 दिन, मात्र 50 रुपए में आपको ये उपलब्ध होंगे। तो आप नानक क्लास के ऐप पर इनको परचेज करें, और बाकी जो आपके जो है टेस्ट सीरीज है उसको हर एक जो टेस्ट के बाद में जो है इसकी व्याख्या है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।